वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए सत्ता की साझेदारी से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा में, मासिक टेस्ट में और अर्धवार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा, लिखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से पहुंच सकें। ठीक है, तो आप हमारे बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो हम जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पाठ में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि जब किसी शासन व्यवस्था में, ठीक है, इसका आंसर है जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी का मतलब तो समझते ही हैं दोस्तों, बराबरी, यानी सत्ता की साझेदारी में सभी व्यक्तियों के लिए बराबर हक होता है। ठीक है, शासन व्यवस्था में हर समाज का, हर समुदाय का व्यक्ति की भागीदारी रहती है, उसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है छात्रों, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर इतना ठहरा हुआ है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, यानी लोकतंत्र जो चलाया जाता है वो किससे, सत्ता की साझेदारी से। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है। हमारे भारत में जो सरकार का चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो अब आगे देखें, भारत के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इसका मतलब देखिए, हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र का में चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो इस लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, जो वयस्क मताधिकार होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं, वो नागरिक मत देते हैं और मत दे करके और लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। फिर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वह चुनते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति को, यानी वो सरकार को चुनते हैं। और फिर लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, वह बनता है प्रधानमंत्री। तो ठीक है, हमारे भारत में जो वोट डाले जाते हैं, चुनाव होता है, वो कैसे, नागरिकों के द्वारा सीधे माध्यम से वोट डाले जाते हैं, वही चुनते हैं, ठीक है, सरकार को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा चारवां क्वेश्चन, भारत में चुनी हुई सरकार के मुख्य कार्य क्या होते हैं। हमारे भारत में जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, उन सरकार के क्या कार्य होते हैं। तो ठीक है, हम लोग अति लघु और लघु में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे। तो आंसर है इसका, भारत में एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है। रोज जो शासन चल रहा है, उस शासन को चलाने का कार्य करती है सरकार, और नए नियम बनाती है। अगर कोई नियमों की ज़रूरी होती है तो वो नियम भी बनाती है, और पुराने नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। मतलब जो पुराने हो चुके होते हैं उनको हटा दिया जाता है और नए नियमों को जोड़ दिया जाता है, ऐसे कानून बनाती है। यह होती है हमारे सरकार के कार्य। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पढ़ेंगे, लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक होता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच हो। ठीक है, लोकतंत्र में ये होता है कि सत्ता का बंटवारा किसी एक हाथ में ना रह करके अधिक से अधिक लोगों के हाथों में होना चाहिए। तो ये क्यों होता है, तो यह देखिए, किसी भी लोकतंत्र में हर प्रजा की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, मतलब जो मूलभूत सिद्धांत है ये, कि जो लोकतंत्र में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं हो सकती है, फिर उसका लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। लोकतंत्र की जो शक्ति का स्रोत है वो है क्या, प्रजा। ठीक है, यानी प्रजा का ही इसमें मूल तंत्र होना चाहिए, उन्हीं के हाथों में होना चाहिए इसे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक होता है। लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक होता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के
बीच हो। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ये डबल बार दिया गया है तो इसको पूरा पढ़ेंगे हम। इसका आंसर है किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। यानी लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही शासन है। तो मतलब वो अपने ही लिए शासन करते हैं, मतलब खुद ही चुनते हैं और खुद के लिए चुनते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में समाज के प्रत्येक समूहों को और वोट डालने वालों को बराबर उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है, हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच होना चाहिए। अब है 6वां क्वेश्चन, तो 6वां पढ़ेंगे। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने में सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है। ठीक है, समाज में सौहार्द बनाना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, तो इसमें सत्ता की क्या भूमिका होगी, सत्ता की साझेदारी की। तो पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी में सभी की बराबरी होती है। ठीक है, इसलिए उनमें टकराव कम होता है, यानी सभी को लाभ है, इसलिए टकराव कम होगा। अगर किसी एक समुदाय की भागीदारी होती तो इसमें टकराव होता। ठीक है, अगर बहुसंख्यक वालों की होती तो इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच क्या होता, टकराव। इसलिए ठीक है, इसमें सभी की जिम्मेदारी बराबर होती है, इसलिए इसमें टकराव बहुत ही कम होते हैं। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के 2 कारण कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं। नंबर 1 होता है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का 2 कारण हैं। तो पहला है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। अब पढ़ते हैं 8वां, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप पढ़ना है, तो इसके मुख्य रूप निम्न हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता की साझेदारी में शासन के अंगों का क्या होता है, बंटवारा होता है। अब अंग तो शासन के पढ़े ही आप लोगों ने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर 2 है शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब शासन के विभिन्न स्तर हैं, उनका बंटवारा आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने पाठ में पढ़ाया था, इसमें पढ़ा था आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो शासन के स्तर हैं वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। डी में है विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। न्यायपालिका ये स्वतंत्र होती है। ठीक है, न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, यानी कानूनों का पालन कराना इसका मुख्य कार्य होता है। अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा न्यायपालिका ही देती है, दंडित करती है न्यायपालिका। 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। संसद का मुख्य काम क्या होता है। जो सांसद होती है, ठीक है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है, ये दिया गया है, नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। ठीक है, तो हमने भी पहले बारी बारी से पढ़ाया था आप लोगों को व्यवस्थापिका का कार्य, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का। ठीक है, व्यवस्थापिका होती है जो सांसद आती है, इसका कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, व्यवस्थापिका का होता है इन कानूनों का पालन कराना। ठीक है छात्रों, तो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना
ना भूलें। ठीक है, अभी बहुत कम लोग ही इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे। आप लोग पहले इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको और आपके छोटे भाई बहनों को भी इसमें वीडियो प्राप्त होंगी। वंदे मातरम।